न उसने कोई लॉटरी जीती, न ही उसे यह संपत्ति विरासत में मिली। पैसों को लेकर आपका रवैया आपकी बुद्धिमानी से अधिक अहम होता है। मान लो कि तुम्हें एक नई और शानदार घड़ी चाहिए। तुम स्टोर में जाते हो। हाई रिटर्न्स के लिए भी एक कीमत होती है। मान लो किसी हफ्ते तुम्हारा नेट वर्थ 20% तक गिर जाता है, क्योंकि 10 साल पहले तुमने नेटफ्लिक्स का उज्जवल भविष्य देख लिया होता और अपने नेट वर्थ का बड़ा हिस्सा उसमें इन्वेस्ट कर दिया होता। क्या तुमने रोनाल्ड रीड की कहानी के बारे में सुना है? वह एक साधारण जैनिटर था, लेकिन जब 2014 में उसकी मृत्यु हुई तो उसने पीछे $8 मिलियन की दौलत छोड़ी। सोचो, एक जैनिटर और $8 मिलियन। न उसने कोई लॉटरी जीती, न ही उसे यह संपत्ति विरासत में मिली। उसने सिर्फ अपनी पूरी जिंदगी अनुशासन के साथ बचत की और कंपाउंडिंग का जादू अपना कमाल दिखाता रहा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पैसों को लेकर आपका रवैया आपकी बुद्धिमानी से अधिक अहम होता है। चाहे आपके पास हार्वर्ड की डिग्री ना हो या आप वॉल स्ट्रीट पर काम न करते हो, आप समझदारी और धैर्य के साथ भी अमीर बन सकते हैं। जैसा कि मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस कोई कड़ी विज्ञान नहीं है, यह एक सॉफ्ट स्किल है, जहां आपका व्यवहार आपकी जानकारी से अधिक मायने रखता है। इस वीडियो पर अगले 10 से 15 मिनट खर्च करो और तुम इन्वेस्टिंग के सॉफ्ट स्किल्स में मास्टरी हासिल कर सकते हो। यह मॉर्गन हाउसेल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी से 5 सबसे जरूरी टेकअवेज का समरी है। पहला सबक, कीमत चुकाओ। मान लो कि तुम्हें एक नई और शानदार घड़ी चाहिए। तुम स्टोर में जाते हो और देखते हो कि यह घड़ी तुम्हारे दोस्तों और गर्लफ्रेंड को इंप्रेस कर सकती है। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं। 1, ईमानदारी से घड़ी के लिए पैसे चुकाना। 2, घड़ी चुराकर भाग जाना, क्योंकि तुम्हारा कार्डियो अच्छा है। शायद तुम पहले ऑप्शन को ही चुनोगे, क्योंकि सही काम करना जरूरी है। घड़ी खरीदने के लिए तुम अपने कार्ड से पेमेंट करोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि हर चीज की एक कीमत होती है। इन्वेस्टिंग में भी यही नियम लागू होता है। हाई रिटर्न्स के लिए भी एक कीमत होती है। स्वीडिश इन्वेस्टर के मुताबिक हाई रिटर्न्स के लिए कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रखना एक इंपॉर्टेंट टेकअवे है। हालांकि ऐसा पोर्टफोलियो अक्सर वॉलेटाइल होता है। कीमत चुकाने का मतलब, अगर तुम स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न्स पाना चाहते हो तो तुम्हें वॉलेटिलिटी की कीमत चुकानी होगी। मान लो किसी हफ्ते तुम्हारा नेट वर्थ 20% तक गिर जाता है, क्योंकि तुम्हारी 2 बड़ी होल्डिंग्स की क्वार्टरली अर्निंग्स एनालिस्ट्स की उम्मीदों से कम रहीं। ऐसे में अगर तुम उस गिरावट को झेल नहीं सकते तो हाई रिटर्न्स को एम करना तुम्हारे लिए सही नहीं है। याद रखो, जितने हाई रिटर्न्स की चाह रखोगे उतनी ही बड़ी फी या कीमत चुकानी पड़ेगी। इन्वेस्टिंग में सक्सेस का रास्ता डिसिप्लिन और धैर्य से होकर गुजरता है। मान लो 10 साल पहले तुमने नेटफ्लिक्स का उज्जवल भविष्य देख लिया होता और अपने नेट वर्थ का बड़ा हिस्सा उसमें इन्वेस्ट कर दिया होता। आज तुम अमीर होते, लेकिन क्या तुम इस सफर की कीमत चुका पाते? नेटफ्लिक्स के सफर में कई बार ऐसे उतार चढ़ाव आए जिन्हें सह पाना हर किसी के लिए आसान नहीं था। उदाहरण के लिए, 2011 में जब नेटफ्लिक्स ने ढेर सारे कस्टमर्स खो दिए, तब उसके स्टॉक की कीमत अपने शिखर से 80% गिर गई थी। क्या तुम उस समय भी नेटफ्लिक्स में निवेशित रहते? अपने खराब पोर्टफोलियो के रिटर्न्स देखकर क्या तुम अपने परिवार को समझा पाते कि तुमने उनका भविष्य खतरे में नहीं डाला? यह एक चरम उदाहरण है। लेकिन अगर तुम्हारा इन्वेस्टमेंट अप्रोच ऑयल इन नेटफ्लिक्स जैसा न भी हो, तब भी तुम्हें अस्थिरता की कीमत चुकानी पड़ती। मान लो 1980 में तुमने S&P 500 इंडेक्स फंड खरीदा। तुम्हें 13 साल ऐसे देखने पड़ते जब तुम्हारा पोर्टफोलियो अपने हाई से 20% डाउन होता, और लगभग 8 महीने ऐसे जब यह 50% डाउन होता। यह सफर बहुत कठिन है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग वेल्थ क्रिएशन का शानदार जरिया है, लेकिन यह मुफ्त में नहीं आता। सभी इन्वेस्टर्स को अस्थिरता का अनुभव करना पड़ता है। इसे एक बेहतर भविष्य के लिए चुकाई जाने वाली कीमत की तरह देखना होगा। दूसरा सबक, कभी भी काफी नहीं होता। यह एक रोचक तथ्य है कि आप किसी को $20 लाख का बोनस दे सकते हैं और वे खुश रहेंगे जब तक उन्हें यह न पता चले कि उनके सहकर्मी को $20 लाख मिले हैं। बस इतना जानने भर से उनकी खुशी गायब हो जाएगी। जैसा कि कहते हैं, कैपिटलिज्म 2 चीजों में सबसे अच्छा है, धन उत्पन्न करना और ईर्ष्या उत्पन्न करना। अपने पड़ोसियों, दोस्तों और सहकर्मियों से आगे निकलने की चाह
हमें कठिन मेहनत और अधिक कमाई के लिए प्रेरित करती है। यह उत्पादकता बढ़ाने और सार्थक कार्य करने का अच्छा कारण हो सकता है, लेकिन यही तुलना हमें यह महसूस करवा सकती है कि हमारे पास कभी काफी नहीं है। उदाहरण देखें, अमेरिका में सबसे अमीर 1% में शामिल होने के लिए आपको सालाना लगभग $5 लाख कमाने होंगे। यह एक हाईली स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, जिसे हम बिल कहें, की आमदनी है। बिल अपनी लाइफस्टाइल से खुश था। वह महंगी गाड़ियां खरीद सकता था, एक्सोटिक लोकेशंस पर लंबी छुट्टियां मना सकता था और बोरिंग कामों के लिए लोगों को हायर कर सकता था। लेकिन यह तब तक था जब तक उसने हैम्पटन्स में एक वेकेशन होम नहीं खरीदा। वहां उसे पता चला कि उसका पड़ोसी स्टैन टॉप 1% के भी 1% में है। स्टैन एक बड़ी पब्लिक कंपनी का सीईओ है और हर साल $10 मिलियन कमाता है। अब बिल की खुशी स्टैन की तुलना में फीकी लगने लगी। सबक: सामाजिक तुलना से बचो। यह अक्सर हमें कभी भी पर्याप्त नहीं वाली मानसिकता में फंसा देती है। हमेशा याद रखो कि असली खुशी दूसरों से तुलना करने में नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य और संतोष में है। अब तुम सोच रहे होगे कि कम से कम स्टैन तो अपनी फाइनेंशियल अचीवमेंट से खुश होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टैन माइकल जॉर्डन का चाइल्डहुड फ्रेंड है। माइकल जॉर्डन, जो ऑल टाइम ग्रेट बास्केटबॉल प्लेयर्स में से एक हैं, उन लोगों में शामिल हैं जो 1%, 1%, 1% में आते हैं। उनके लगभग $2 अरब के फॉर्चून के मुकाबले स्टैन की $1 करोड़ की एनुअल सैलरी अचानक बहुत कम लगने लगती है। क्या यही बात खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि माइकल भी ऐसी पार्टीज में जाते हैं जहां जेफ बेजोस जैसे लोग शामिल होते हैं। बेजोस 1% के भी ऊपर के 1% में आते हैं। 2020 में उन्होंने अपना नेटवर्थ लगभग $75 अरब बढ़ाया और अब उनकी कुल संपत्ति लगभग $200 अरब है। हमेशा एक बड़ी मछली होती है। इस तरह की तुलना से पैदा होने वाली ईर्ष्या, एनवी, ने इतिहास में कई लोगों को मूर्खतापूर्ण काम करने पर मजबूर किया है। कुछ ने अपने पोर्टफोलियोज को ओवर लेवरेज कर दिया ताकि वो इस पिरामिड में ऊपर पहुंच सकें। परिणाम स्वरूप सब कुछ गंवा दिया और उनकी जिंदगी तबाह हो गई। कुछ ने इनसाइडर इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल किया, जिससे उनकी पर्सनल रेप्यूटेशन बर्बाद हुई और उन्हें जेल जाना पड़ा। कई ने अपनी फैमिलीज को नजरअंदाज किया, जिससे उनके रिश्ते टूट गए। सबक: किसी भी पॉइंट पर तुम्हें यह समझना होगा कि इनफ इज इनफ। हमें अपनी जरूरत की चीजों को उन चीजों के लिए ट्रेड नहीं करना चाहिए जिनकी हमें जरूरत नहीं है, भले ही हम उन्हें पाना चाहिए। तीसरा सबक: क्रेजी देखने वाले की नजर में होता है। पहली नजर में कई लोग अपने पैसों के साथ पागलपंती करते लगते हैं। कुछ इसे बेतुकी चीजों पर खर्च करते हैं, कुछ इसे अपने मैट्रेसेस के नीचे छुपा देते हैं। लेकिन याद रखो, हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग होता है। लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। उनके बचपन, लाइफ एक्सपीरियंसेस और एजुकेशन से उनके पैसों के प्रति नजरिए और वैल्यूज पर असर पड़ता है। उदाहरण के लिए, मॉर्गन हाउसेल अपनी किताब में लॉटरी टिकट्स का जिक्र करते हैं। अमेरिका में सबसे कम आय वाले परिवार हर साल लॉटरी पर 400 से ज्यादा खर्च करते हैं। यह सबसे अमीर आय वाले समूह के औसत से 4 गुना ज्यादा है। क्या ये लोग अपना आपातकालीन फंड लॉटरी टिकट्स पर खर्च कर रहे हैं? यह पागलपंती लगती है ना? लेकिन अगर उनकी नजर से देखो, वे पेचेक टू पेचेक जीते हैं। उनके पास सेविंग्स का कोई स्कोप नहीं होता। उनके पास न तो अच्छी एजुकेशन है और न ही अच्छा करियर। वे नई कार या लग्जरी वेकेशंस अफोर्ड नहीं कर सकते। उनके बच्चों की कॉलेज फीस बिना कर्ज लिए भर पाना भी मुश्किल है। उनके लिए लॉटरी टिकट एक होप है। यह उन्हें लगता है कि शायद किस्मत पलट जाए। इसलिए जो तुम्हें क्रेजी लगता है, वो उनके लिए पूरी तरह लॉजिकल हो सकता है। टेक अवे: लोगों को उनके पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से समझने की कोशिश करो। तुम्हें फाइनेंशियल डिसीजंस तब तक क्रेजी लग सकते हैं जब तक तुम उनके पर्सनल सिचुएशंस और गोल्स को न समझ लो। लॉटरी टिकट्स खरीदना उन लोगों के लिए एक ड्रीम में इन्वेस्टमेंट जैसा है, जो सपना हम में से कई लोग ऑलरेडी जी रहे हैं। यही वजह है कि लो इनकम हाउसहोल्ड्स हमसे ज्यादा लॉटरी टिकट्स खरीदते हैं। शायद अब यह उतना क्रेजी नहीं लग रहा है ना? यह तुम्हें बेहतर इन्वेस्टर कैसे बनाता है? 1. एक्सेप्ट डिफरेंसेस। यह समझना कि हम सब अलग हैं, तुम्हें ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को कॉपी करने से बचाता है जो तुम्हारे गोल्स के लिए सही नहीं है। उदाहरण के लिए, हमारा रिस्क प्रोफाइल किसी अरबपति से ज्यादा हो सकता है।
हमारा फोकस रिच बनने पर होता है, जबकि अरबपति का फोकस रिच बने रहने पर होता है। उनके पोर्टफोलियोज को कॉपी करना शायद तुम्हारे लिए बेस्ट ना हो। 2. स्टे इन योर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना हमें उन इन्वेस्टमेंट्स को नो कहने में मदद करता है जो हमारे अंडरस्टैंडिंग से बाहर हैं। यह माइंडसेट तुम्हें सिर्फ एक बेटर इन्वेस्टर ही नहीं, बल्कि सोसाइटी को बेटर समझने वाला व्यक्ति भी बना देगा। यह तुम्हें तुम्हारे पर्सनल गोल्स की ओर फोकस करने में मदद करेगा। चौथा सबक, पीक ए बू। ब्लैक स्वान्स आर एवरीवेयर। ग्रेट डिप्रेशन, वर्ल्ड वॉर 2, फाइनेंशियल क्राइसिस और कोविड-19 में एक बात कॉमन है, ये सभी ब्लैक स्वान इवेंट्स थे। नासिम तालेब के अनुसार ब्लैक स्वान्स की 3 खासियतें होती हैं। 1. यह एक आउटलायर होता है, यानी इसकी संभावना को पहले से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। 2. इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है। 3. यह इवेंट के बाद एक्सप्लेनेबल लगने लगता है और हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें यह पहले से पता होना चाहिए था। एग्जाम्पल, सोचो, यह ब्लैक मंडे 1987 है। मार्केट एक दिन में अपनी वैल्यू का लगभग 1/4 खो देता है। क्या तुम सेल चिल्लाने वालों में से होते, या फिर क्या तुम स्टॉर्म को झेलते हुए साइड लाइंस पर रखे हुए चिप्स को इन्वेस्ट करते? इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर तुमने 20 साल पहले S&P 500 इंडेक्स में निवेश किया होता, लेकिन मार्केट के 4 बेस्ट परफॉर्मिंग डेज मिस कर दिए होते, तो तुम्हारा रिटर्न 291% की बजाय सिर्फ 154% होता। टेक अवे, इससे हमें 2 बातें सीखने को मिलती हैं। 1. डिजास्टर के लिए मेंटली और फाइनेंशियली प्रिपेयर रहो। 2. मैक्रो प्रोजेक्शन सुनने में समय बर्बाद मत करो। वो फ्यूचर में बड़े फियर पैदा करने वाली चीजें वही होंगी जो पहले से प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती। इसीलिए अपनी एनर्जी को प्लानिंग और रेजिलियंस पर फोकस करो। मार्केट्स अनप्रिडिक्टेबल हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग और पेशेंस तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो सकती है। 5वां सबक, पेसिमिज्म का आकर्षण। अगर मैं तुम्हें रीजंस दूं कि मार्केट क्रैश क्यों होगा, जैसे यूएस का ह्यूज डेट, स्टिमुलस चेक्स से इन्फ्लेशन का खतरा या कोविड-19 के नए स्ट्रेन्स, तो तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं यह बताऊं कि चीजें बेटर क्यों होंगी, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, सस्टेनेबल एनर्जी सस्ती हो रही है, तो तुम शायद इतना ध्यान ना दो। क्यों? हम नेचुरली पेसिमिज्म की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। डैनियल कानेमन, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के ऑथर, बताते हैं कि लॉसेस का इफेक्ट गेन से ज्यादा होता है। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से ऑर्गेनिजम्स जो थ्रेट्स को जल्दी रिकॉग्नाइज करते हैं, उनके सर्वाइवल चांसेस ज्यादा होते हैं। पेसिमिज्म वर्सेस ऑप्टिमिज्म। सेटबैक्स बहुत तेजी से होते हैं और उनकी स्टोरीज ड्रामेटिक होती हैं। प्रोग्रेस स्लो और सटल होती है, जिससे उसकी कहानी उतनी आकर्षक नहीं लगती। एग्जाम्पल, जब कोई इकोनॉमी क्रैश होता है तो वह न्यूज बनती है, लेकिन जब लोग धीरे धीरे जॉब्स रिकवर करते हैं तो यह अननोटिस्ड रह जाता है। टेक अवे 1. वॉलेटिलिटी की कीमत चुकाए बिना स्टॉक मार्केट में रिच नहीं बन सकते। मार्केट में उतार चढ़ाव नेचुरल है, इसे एक्सेप्ट करो। 2. एनवी से बचो। जो तुम्हारे पास है उसे रिस्क पर मत डालो, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें वो चाहिए जो अननेसेसरी है। 3. डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को समझो। अलग बैकग्राउंड्स की वजह से अलग डिसीजंस भी रैशनल लग सकते हैं। 4. डिजास्टर से डरने की बजाय प्रिपेयर रहो। फ्यूचर प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है, लेकिन मेंटली और फाइनेंशियली तैयार रहना तुम्हें सरवाइव करने में हेल्प करेगा। 5वां, पेसिमिज्म की ओर नेचुरल टेंडेंसी को समझो। यह ह्यूमन नेचर है, लेकिन इससे खुद को ब्लाइंड मत होने दो। मॉर्गन हाउसेल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी, यह बुक पैसे और ह्यूमन साइकोलॉजी के बीच के रिलेशन को समझने के लिए मस्ट रीड है। यह तुम्हें बताएगी कि तुम्हारे डिसीजंस पर साइकोलॉजी का कितना गहरा प्रभाव होता है। जैसा हांस रोसलिंग कहते हैं, दुनिया तुम्हारी सोच से बेहतर है, इसलिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ और ऑप्टिमिज्म में बिलीव करो। 5वां, पेसिमिज्म की ओर नेचुरल टेंडेंसी को समझो। यह ह्यूमन नेचर है, लेकिन इससे खुद को ब्लाइंड मत होने दो। हाउसेल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी, यह बुक पैसे और ह्यूमन साइकोलॉजी के बीच के रिलेशन को समझने के लिए मस्ट रीड है। यह तुम्हें बताएगी कि तुम्हारे डिसीजंस पर साइकोलॉजी का कितना गहरा प्रभाव होता है। जैसा हांस रोसलिंग कहते हैं,
दुनिया तुम्हारी सोच से बेहतर है, इसलिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ और ऑप्टिमिज्म में बिलीव करो। आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम फाइनेंस और साइकोलॉजी को बेहतर समझना चाहते हो तो यह बुक पढ़ना शुरू करो। यह तुम्हारे फाइनेंशियल और पर्सनल डिसीजंस में क्लैरिटी लाने में मदद करेगी।